दोस्तों आज मैं तुम्हें ऐसे 5 फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें एहसास हो जाएगा कि गेमिंग के टाइम हमें ना एफपीएस से ज्यादा इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है राणा सिंह और काफी दिनों से मैं ये वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था कि जो मेरे गेमर भाई है वो एफपीएस के पीछे इतना पैसा बर्बाद करते हैं, मतलब कि साल 6 महीने में वो अथाह पैसा अपना खाली पीसी को अपग्रेड करवाने में ही लगा देते हैं। तभी मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि मैं उन्हें ये चीज बता सकूं कि भाई गेमिंग में तुम्हें ना खाली एफपीएस पर ही डिपेंड नहीं होना है और इन 5 चीजों पर भी तुम्हें ध्यान देना है। सो दोस्तों वो 5 फैक्ट कौन से होने वाले हैं उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। और हाँ, जो नंबर 1 पर फैक्ट होने वाला है वो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 5, ऑल फ्रेम्स आर नॉट मेड इक्वल। दोस्तों आपने देखा होगा कि एनवीडिया ने DLSS अप स्केलिंग को अपग्रेड करके अब DLSS फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी को रिलीज कर दिया है जिससे FPS बूस्ट हो सके। बट फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से गेमिंग के टाइम AI के थ्रू जो है फ्रेम्स को जनरेट किया जाता है और उससे आपको लगता है कि मेरे गेम में कितने ज्यादा FPS आ रहे हैं। इससे आपको लगता है कि आप कितने अच्छे FPS पर गेम खेल रहे हो, बट वो एक्चुअली में AI जनरेटेड FPS होते हैं। इससे ड्रॉबैक तब मिलता है जब तुम गेमिंग के टाइम अपने कीबोर्ड या जॉयस्टिक से इनपुट दे रहे होते हो, बट इनका रिस्पॉन्स उतनी जल्दी नहीं जाता है जितनी जल्दी जाना चाहिए। और जब भी तुम गेम खेलते हो उसका असली मजा और रिस्पॉन्सिवनेस तभी आएगा जब तुम एक्चुअल फ्रेम के साथ खेल रहे होते हो, ना कि AI जनरेटेड फ्रेम के साथ खेलोगे। तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके लिए समझदार को इशारा काफी है। पॉइंट नंबर 4, परफॉर्मेंस में भी सफर इफ पेरिफेरल्स हैव अ लो पोलिंग फ्रीक्वेंसी। जब तुम गेम खेल रहे होते हो और तुम अपने कीबोर्ड और माउस के थ्रू स्क्रीन पर इनपुट भेज रहे होते हो तो उसके रिस्पॉन्स में तुमने देखा होगा कि थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलती है। इसे कहते हैं इनपुट लेटेंसी। और अगर तुम शूटिंग वाले गेम खेलते हो तो वहाँ पर 1 मिली सेकंड का भी टाइम बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं पोलिंग रेट क्या होता है। सपोज करो तुम्हारे पास वो कीबोर्ड और माउस है जो ऑफिस में यूज होते हैं, जो मतलब एकदम बेसिक वाले सस्ते वाले होते हैं, और उससे तुम गेमिंग कर रहे हो जो 125 हर्ट्ज की पोलिंग रेट के साथ आता है। और उससे जब तुम शूट करोगे ना तो भाई उसका रिस्पॉन्स 8 मिली सेकंड बाद कंप्यूटर तक पहुंचेगा और तब तक एनिमीज तुम्हारा भरता बना चुके होंगे। Oh my God! Wow! अब तुम्हें गेमिंग के लिए कितने पोलिंग रेट वाले पेरिफेरल्स को चूज करना चाहिए उसके लिए मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो भाई इस चार्ट को देखने के बाद जाओ और अपने पेरिफेरल्स को अपग्रेड करवाओ, खाली FPS से ही तुम्हारी जान नहीं बचने वाली। सो दोस्तों अब हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है वीसिंग एंड काउसा राइज इन इनपुट लेटेंसी। तो जैसा कि दोस्तों तुम लोग जानते हो कि वीसिंग को इनेबल करने के बाद जो स्क्रीन टेयरिंग वाली विफलता होती है वो टल जाती है। अब स्क्रीन टेयरिंग वाली प्रॉब्लम आती क्यों है, मैं आपको बता दूं कि भाई अगर तुम्हारे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट कम है और तुम्हारा ग्राफिक कार्ड फ्रेम्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ग्राफिक कार्ड से निकलने वाले फ्रेम रेट जो है वो मॉनिटर के रिफ्रेश रेट से ज़्यादा है, तब ये स्क्रीन टेयरिंग वाली प्रॉब्लम आती है। अब सपोज करो तुम्हारा मॉनिटर है 60 हर्ट्ज का और जो ग्राफिक कार्ड से फ्रेम प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भाई 120, 130, 150 का लमसम है, तब ये स्क्रीन टेयरिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर ये वीसिंग को इनेबल करने से ये विफलता टल जाती है जिससे मॉनिटर का रिफ्रेश रेट और ग्राफिक कार्ड से निकलने वाले फ्रेम रेट दोनों आपस में सिंक हो जाते हैं। अब वीसिंग को भी इनेबल करने से तुम्हें गेम में थोड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। वो ड्रॉबैक ये है, वीसिंग इनेबल होने के बाद ग्राफिक कार्ड पे रेट लिमिट लगा देता है जिससे तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है, मतलब कि जो तुम इनपुट दे रहे हो वहाँ पर भी तुम्हें थोड़ा लेटेंसी देखने को मिलती है। इन शॉर्ट जब तुम कीबोर्ड और माउस के थ्रू गेमिंग में इनपुट दोगे, मतलब कि जब तुम कमांड दोगे तो उससे तुम्हें रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। तो गेम खेलते टाइम तुम्हें वीसिंग को ऑफ करके खेलना है। आई नो इससे तुम्हें स्क्रीन टेयरिंग की प्रॉब्लम आएगी, बट अगर तुम रिस्पॉन्स डिले से बचना चाहते हो तो तुम्हें इसे ऑफ करके ही खेलना पड़ेगा। हालांकि अब G-Sync टेक्नोलॉजी वाले मॉनिटर भी आने लगे हैं जो गेमिंग के टाइम फ्रेम्स और रिफ्रेश रेट को डायनेमिकली एडजस्ट कर लेते हैं। और भाई अगर तुम प्रो लेवल के गेमर हो, तुम्हें मतलब प्रो लेवल की गेमिंग करनी है तो तुम ट्राई यही करो कि बैलेंसिंग कंपोनेंट्स को ही चूज करो। ये ना करो कि मॉनिटर एकदम लो ले लो 60 हर्ट्ज का और उसके बाद जो है तुम ग्राफिक कार्ड एकदम हाई एंड ले लो, तो वहाँ पर तुम्हें स्क्रीन टेयरिंग की प्रॉब्लम देखने को मिले और उसके लिए फालतू तुम वी-सिंक G-Sync ये सब इनेबल करते फिरो। सो ट्राई यही करो, अगर तुम इतना महंगा पीसी बनवा रहे हो तो उसके साथ उसी के अकॉर्डिंग का मॉनिटर भी लो जिससे तुम एक स्मूथ गेमिंग कर सको। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो है भाई लो VRAM कैन ईजिली कॉज अ मेजर डिप्स इन FPS। जब तुम हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलते हो, ग्राफिक कार्ड का काम होता है फ्रेम रेट को प्रोड्यूस करना। अब तुम सोचते हो यार कि एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड ले लेता हूँ, भले उसकी VRAM कम हो। अब तुम सोचते हो यार कि ये ग्राफिक कार्ड जो है अच्छे FPS प्रोड्यूस कर देगा, बट ऐसा नहीं है। VRAM का काम होता है जो गेम्स में ग्राफिक्स होते हैं जैसे टेक्सचर,
सेट्स, 3D मॉडल और जितने भी तुम अमेजिंग ग्राफिक्स देखते हो उन सब चीज़ों को VRAM स्टोर करता है ताकि GPU उसे जल्दी से प्रोसेस करके तुम्हें स्मूथ गेमिंग खिला सके। अब गेमिंग के टाइम तुम्हें कौन से रिजोल्यूशन पे कितनी GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड की नीड होने वाली है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अगर तुम्हें 1080p लेवल की गेमिंग करनी है तो तुम एटलीस्ट 8 GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड को चूज कर सकते हो, और अगर तुम्हें 1440p यानी 2K लेवल की गेमिंग करनी है तो तुम्हें एटलीस्ट 12 GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड को चूज करना चाहिए। और अगर वहीं तुम्हें 4K रिजोल्यूशन पर गेमिंग करनी है तो तुम्हें एटलीस्ट 16 GB VRAM वाले ग्राफिक कार्ड को चूज करना चाहिए। ओवरऑल मेरा कहना खाली VRAM पर ही नहीं है, मॉडल और VRAM दोनों का कॉम्बिनेशन देख कर ही अपने लिए एक परफेक्ट ग्राफिक कार्ड को चूज करिए। अब चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 1 जो कि एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, वो है भाई फ्रेम टाइम मैटर्स मोर देन रॉ FPS। तो सबसे पहले FPS का मतलब जानते हैं। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, मतलब कि तुम एक सेकंड में कितने फ्रेम देख पा रहे हो। अब जैसे तुम कहते हो ना कि यार मेरा गेम जो है इस समय 60 FPS दे रहा है, मतलब कि तुम उस गेम में एक सेकंड में 60 फ्रेम्स देख पा रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि तुम एक बार में सारे फ्रेम्स को नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो भी डिपेंड होता है कि तुम किस तरह के फ्रेम्स को देख रहे हो। कुछ फ्रेम्स बहुत देर से आते हैं, कुछ वो जल्दी आके चले जाएंगे, और कुछ फ्रेम्स स्टटर होते हैं। जहां तुम्हारे फ्रेम्स स्टेबल होंगे वहां तुम्हें FPS भी स्टेबल मिलेंगे, जहां तुम्हारे फ्रेम्स ऊपर नीचे होंगे वहां FPS भी अनस्टेबल होंगे। अब इन सब चीजों का फ्रेम टाइम से क्या मतलब है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सपोज कर तुम गेमिंग कर रहे हो और तुम्हारे गेमिंग में जो FPS आ रहे हैं वो आ रहे हैं 60, 61, 62, बस इसी रेंज में आ रहे हैं, बट वो स्टेबल है। भले तुम्हारे FPS कम है 60, 61, 62, लेकिन वो स्टेबल है, जिससे तुम्हें गेमिंग में स्मूथनेस आ रही है। और वही सपोज करो तुम्हारे FPS ज़्यादा आते हैं, मोर देन अबव 120 आ रहे हैं, बट वो स्टेबल नहीं है। कभी तुम्हारे FPS जो है 120 आ रहे हैं, कभी 100 हो जा रहे हैं, कभी 135 हो जा रहे हैं। वहाँ पर अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, और वहाँ पर फ्रेम्स के अनस्टेबल होने की वजह से FPS भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, और तुम्हारा दिमाग जो है वो FPS की तरफ भी बार बार जा रहा है या कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। इन दोनों सिचुएशन में हमें एक चीज़ समझ आती है कि गेमिंग के जो फ्रेम्स है वो स्टेबल होने चाहिए, तभी हमें गेमिंग में स्मूथनेस देखने को मिलेगी और एक अच्छा फील आ पाएगा। तभी मैंने कहा कि हाई FPS जरूरी नहीं है, एक स्टेबल FPS हाई FPS से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम्हारा PC और तुम्हारा गेम इंजन मिलकर एक स्टेबल फ्रेम्स बना रहे हैं तभी तुम उन गेम्स को देखोगे नहीं बल्कि फील कर पाओगे। और इसलिए जब भी तुम अगली बार गेम करो तो खाली FPS मत देखो, फ्रेम टाइम ग्राफ भी देखो। और गेमिंग के टाइम जब ये दोनों चीजें स्टेबल रहेंगी तभी तुम्हें गेम के टाइम एक अच्छा फील आएगा। वेल दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड मेरे गेमर्स भाइयों के लिए। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।